सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद विक। तो आज हम बात करेंगे मेटालिक टॉक्सिसिटीज की इन वन शॉट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्सेनिक की। आर्सेनिक को हम किंग ऑफ पॉइजन भी कहते हैं या फिर पॉइजन ऑफ किंग भी कहते हैं, एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइवस्टॉक पॉल्यूटेंट। अगर मैं इसके एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये ओरली भी हो सकता है और स्किन के थ्रू भी, डर्मल भी हो सकता है। अगर आप इसको जीआईटी के थ्रू करोगे तो 80 to 90% एब्जॉर्प्शन देखा गया है, एंड देन वो प्राइमरीली लिवर में जाएगा। अगर कोई क्रॉनिक केस हो जाएगा तो फिर वो बोन में चला जाएगा, स्किन में चला जाएगा, एज वेल एज वो सर्टेन केराटिनाइज्ड टिश्यू में चला जाएगा। अगर वो केराटिनाइज टिश्यू में चला गया तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। लिवर में जाके वो पहली चीज क्या करेगा, मिथाइलेशन करेगा, अपने आप को और ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जनरली हमें ऑर्गेनिक आर्सेनिक देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक आर मोर टॉक्सिक। इनऑर्गेनिक में हमें आर्सीन गैस देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा देखने को मिलता है, इससे कम देखने को मिलता है ट्राईवेलेंट, उससे कम देखने को मिलता है पेंटावेलेंट। अभी कैसे काम करते हैं, तो ट्राईवेलेंट होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक कर देगा? क्योंकि टीसीए साइकिल में हमें क्या चाहिए होता है, कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं। जनरली कोएंजाइम ए चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, किससे चाहिए होता है? इन द पायरुविक एसिड से चाहिए होता है। पायरुविक एसिड से चाहिए होता है किस, मतलब कौन सा एंजाइम यूज होता है? अल्फा लाइपोइक एसिड। अब इस अल्फा लाइपोइक एसिड में है एसएच ग्रुप। एसएच ग्रुप पसंद है आर्सेनिक को, वो इसके साथ कंबाइन करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से कोएंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी और टीसीए ब्लॉक हो जाएगा। और जो पेंटावेलेंट आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी में जो स्टेबल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है, उसको वो रिप्लेस कर देते हैं। वहीं जो आर्सीन गैस होती है वो क्या करेगी, वो हीमोलिटिक एजेंट की तरह काम करेगी, हीमोलिटिक एजेंट की तरह काम करेगी, एज वेल एज पल्मोनरी इडीमा कॉज करेगी, पल्मोनरी इडीमा। एंड जनरली जो आर्सीन गैस होती है इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नोन नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ट्राईवेलेंट में वी आर हैविंग सोडियम आर से नाइट, एंडिंग किससे हो रही है? आइट से हो रही है। पेंटावेलेंट में वी आर हैविंग सोडियम आर सी नेट, एंडिंग किससे हो रही है? 8 से हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब जनरली इसमें लीजन्स क्या होते हैं, जो हमारी इनऑर्गेनिक आर्सेनिक आयंस हैं उनकी वजह से परएक्यूट आती है, एक्यूट आती है। एक्यूट में जनरली एनिमल्स में राइस, वाटरी, डायरिया देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सब एक्यूट केसेस की, तो सब एक्यूट केसेस में हाइंड क्वार्टर्स जो होते हैं एनिमल के, आर्सेनिक पॉइजनिंग में पैरालाइज हो जाते हैं। देन इन केस ऑफ chronic condition we are having brick red mucous membrane। क्या हो जाती है? ब्रिक रेड म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, जिसके बाद हमें सर्टेन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? इनऑर्गेनिक आर्सेनिक खाने से। जनरली जब आप पेंटावेलेंट आर्सेनिक को खाओगे तो एनिमल में ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, एंड ब्लाइंडनेस के साथ साथ वी विल बी एबल टू सी डॉग सिटिंग पोस्चर। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड कि जो डॉग सिटिंग पोस्चर होता है वो कब मिलता है? जब पेंटावेलेंट आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती है। अब पैथोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्रिक रेड म्यूकस मेम्ब्रेन बोला ना, तो इसको हम बात करेंगे रोज रेड इन्फ्लामेशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक। ठीक है, हमने आर्सेनिक के बारे में बात करा। इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है बाल, दैट इज ब्रिटिश एंटील्यूसेंट, इसको हम और क्या कहते हैं? डाइमर कैप्रोल। जनरली हम इसको 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं डीप आईएम में। इसी के साथ साथ इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये कैसे काम करता है वैसे डाइमर कैप्रोल? ये खुद आर्सेनिक के साथ
कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स उसने लाइपोइक एसिड वगैरह के साथ बनाया था अब वो उसको छोड़ देगा। इसके कुछ और डेरिवेटिव्स हैं बाइल के, दैट आर MDSA, that is mesodiamycaprosuccinate acid और द DMSA, तो आप इनको भी इसके साथ याद रख सकते हो। देन कम्स द लेड पॉइजनिंग। लेड जो था वो सबसे पहला टॉक्सिक एलिमेंट था जो कि हमने डिस्कवर किया था। हमारी बॉडी में लेड के लिए 0 टॉलरेंस है, तो लेड किसी भी मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जनरली जो गाड़ियों में पेट्रोल लगता है उसमें लेड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, और वो आसपास के एरिया को पॉल्यूट करता है। फूड साइकिल में लेड आ जाता है। मिल्क में भी अगर एनिमल में लेड की टॉक्सिसिटी है तो मिल्क में भी आपको लेड मिलेगा। अगर मैं इसके काइनेटिक्स पे जाऊं तो लेड आप ओरली भी खा सकते हो किसी फॉर्म में, जैसे मिल्क के फॉर्म में ले लिया। आप उसके फ्यूम्स को इनहेल भी कर सकते हो, बट वो बहुत रेयरली होता है। अगर आप उसको ओरली लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ 10% है। अगर उसको इनहेल करोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है 80% तक। अब वो एब्जॉर्ब हो गया। अब इस 10 और 80% में जो 80% होगा, मतलब 10 का 80% होगा, वो कंबाइन कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, और जो बाकी होगा वो कंबाइन कर जाएगा एल्बुमिन के साथ, और कुछ फॉर्म होगी हमारी फ्री। ये जो फ्री फॉर्म है वो ही टॉक्सिक होती है। अब ये फ्री फॉर्म किडनी और लिवर में चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डाई और ट्राई फॉस्फेट। फिर वहां पे जाके वो इनको क्या कर देगी, सैचुरेट कर देगी किडनी और लिवर को। वहां से जाएगी और वो बोन में चली जाएगी। बोन इज द नेचुरल सिंक इन केस ऑफ लेड। इसके बाद वो ब्रेन में भी जा सकती है बाय क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड ब्रेन में जा रही है तो ये कॉज करेगा न्यूरोलॉजिकल साइंस को। अब ये कैसे एक्शन कॉज करता है? सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन कर सकता है कि जहां जाएगा, जैसे GIT में हमारा गया वहां पे इरिटेशन वगैरह कॉज करेगा। देन इज अ हीमोपोइटिक मैकेनिज्म, जिसमें ये बोन मैरो को सप्रेस कर देगा। कैसे करेगा? जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही होगी तो वो इनहिबिट कर देगा एंजाइम डेल्टा अमीनो लेवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, एज वेल एज ये इनहिबिट कर देगा हीम सिंथेटेज एंजाइम को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाएगा एंड वी विल बी एबल टू सी द अनीमिया लाइक कंडीशन इन दी एनिमल्स। न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम के साथ चिलेट कर देगा। वहीं आयरन का डिसबैलेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जनरली जो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है वो कैटल में मिलती है। कैटल क्या करेगी? नर्वस साइन शो करने लग जाएगी। नर्वस साइन उसमें क्या क्या शो करने लग जाएगी? फॉर एग्जाम्पल सर्कलिंग करेगी, सर्कलिंग। देन हेड प्रेस करना शुरू कर जाएगी अगेंस्ट द वॉल, एज वेल एज टीथ में ग्राइंडिंग मोशन शो करती रहेगी। इसके बाद एक्यूट केस तो खत्म हो गया। जो क्रॉनिक केस होते हैं वो जनरली हॉर्सेस में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्सेस में हमें रोरिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है वो इसकी क्या हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है। इसी के साथ साथ हमें एब्डोमेन जो होगा हॉर्स का, उसकी टग्ड अप अपीयरेंस देखने को मिलेगी। डॉग में हमें GI ट्रैक साइन और नर्वस साइन दोनों देखने को मिलेंगे। बर्ड्स में हैचेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जनरली आपको अनीमिया देखने को मिलेगा प्राइमरीली। ब्लड में क्या देखने को मिलेगा? बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग्स देखने को मिलेगी। बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग्स देखने को मिलेगी इन द ब्लड, एज वेल एज जो ह्यूमन की गम्स होती हैं उनमें ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? बर्टन्स लाइन। इनको हम कहते हैं बर्टन्स लाइन। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली लेड पॉइजनिंग की। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है इसका EDTA दे दो। EDTA दे सकते हो, डाइमरकैप्रोल दे सकते हो। EDTA में कैल्शियम EDTA देना है, ताकि वो कैल्शियम, मतलब कैल्शियम तो चिलेटेड है ना, अगर आप केवल EDTA दोगे तो वो कैल्शियम और लेड दोनों के साथ कंबाइन कर जाएगा। बट अगर आपने
कैल्शियम EDTA दिया है तो वो केवल अब लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। देन कम्स दी कॉपर। जैसे ही कॉपर आपके माइंड में आएगा तो पहला एनिमल आना चाहिए आपके माइंड में, कॉपर है तो वो शीप में होगा पक्का। इसके साथ साथ जो डॉग की बेडलिंगटन टेरियर ब्रीड है वो अपने जेनेटिक रीजंस के कारण इससे मतलब कॉपर टॉक्सिसिटी के ज़्यादा सेंसिटिव है। कॉपर टॉक्सिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिब्डेनम एंड सल्फेट। कॉपर की टॉक्सिसिटी है तो मॉलिब्डेनम और सल्फेट बॉडी में कम मात्रा में होंगे। जनरली जो कॉपर मॉलिब्डेनम का रेशियो हमारी डाइट में होता है दैट इज 1:6, सॉरी 6:1 होता है हमारी डाइट में, ठीक है। कॉपर मॉलिब्डेनम का रेशियो जो डाइट में होता है दैट इज 6:1। इससे कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर डाइट में दिक्कत हो जाएगी। अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन वगैरह की बात करें काइनेटिक्स की, तो बॉडी ने खाया तो हमने खाया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से वो लिवर में जाएगा थ्रू 2 मैकेनिज्म दैट इज ट्रांस क्यूपेरियन मैकेनिज्म एज वेल एज एल्ब्यूमिन की मदद से। तो वो एल्ब्यूमिन ट्रांसक्यूपेरियन की मदद से लिवर में चला जाएगा। लिवर में वो एक सल्फर कंटेनिंग एंजाइम से मिल जाएगा दैट इज मेटालोथायोनीन। फिर वो वहां जाकर लिवर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर किस फॉर्म में होता है, Cu2+ दैट इज क्यूप्रिक फॉर्म में ये हमारा स्टोर हो जाएगा। अब फिर जब लिवर सैचुरेट हो जाएगा और मैं स्टोर नहीं कर सकता तो ये क्यूप्रिक कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस में, एंड इसी के साथ साथ वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा मेट हीमोग्लोबिन में। क्यूप्रस फॉर्म दैट इज Cu+ फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है और Cu2+ फॉर्म में ये हमारा स्टोर किया जाता है बॉडी में। जनरली इसकी साइंस की बात करें ब्लूइश ग्रीन फीसेस देखने को मिलेगी क्योंकि कॉपर जो होता है वो क्लोरोफिल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। पोर्ट रेड वाइन यूरिन देखने को मिलेगा, हीमोलिटिक क्राइसिस होगी, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, एंड देन जो रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर देगा वहां पे फंस कर, एंड वी विल बी एबल टू सी द गन मेटल किडनी। इसी के साथ साथ ब्रॉन्ज लिवर देखने को मिलता है, लिवर सैचुरेट हो चुका होता है, एंड ब्लड भी हमें चॉकलेट कलर का देखने को मिलता है इन केस ऑफ कॉपर। इसको हम जनरली क्रॉनिक पॉइजनिंग कहते हैं क्योंकि फेज 1, 2, 3 में ये देखा जाता है, बट इट इज़ अ मिसनॉमर। क्यों? क्योंकि जब फेज 3 आता है ना तब हीमोग्लोबिनूमिया हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन यूरिया और हीमोलिटिक क्राइसिस ये सब देखने को मिलते हैं हमें इसमें। जब ये एक एनिमल में फेज 3 का ऑनसेट आएगा तो उससे कुछ घंटों में उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो एक्यूट टर्न ले लेता है। सो दैट इज वाई कॉपर पॉइजनिंग एक क्रॉनिक पॉइजनिंग है, ये मिसनॉमर है। तो अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो आप इसको मॉलिब्डेनम सल्फेट दे दो, वो ठीक हो जाएगा। देन कम द मॉलिब्डेनम। जैसे कॉपर से आपको शीप याद आता है, मॉलिब्डेनम से कॉपर याद आना चाहिए। इसको हम पीट स्कोर कहते हैं क्योंकि गीली मिट्टी में डायरिया होता है। टर्ट और एल्कलाइट डिजीज कहते हैं क्योंकि इसके जो फीसेस होते हैं उसमें बुलबुले निकलते हैं और वो बहुत ज्यादा बदबूदार होता है। मॉलिब्डेनम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉपर एंड सल्फेट, ठीक है। जनरली मॉलिब्डेनम और कॉपर टू मॉलिब्डेनम का रेशियो कितना था, 6:1 था। और इसके बाद अगर हम इसकी एडीएमए की बात करें तो ये भी किडनी में जा रहा है, वो लिवर में जाके बैठ रहा था। अब इसमें जो भी टॉक्सिसिटी होती है इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी। अब कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से मायोकार्डियल डीजेनरेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर मायोकार्डियल डीजेनरेशन होगा तो जो भी शीप है, जो भी कैटल है, वो जब एक्सरसाइज करके आएगी, ठीक है, एक्सरसाइज करके आएगी या फिर कोई भी एक्साइटमेंट शो करेगी, देन वी मे सी द डेथ। ऑस्टियोपोरोसिस में मॉलिब्डेनम रिप्लेस कर देता है फॉस्फोरस को इन द बोन्स। अनीमिया देखने को मिलता है बिकॉज इट इनहिबिट सल्फाइड ऑक्सीडेज। टर्ड क्यों देखने को मिलता है, बॉडी में कैटेकोल्स होते हैं। कैटेकोल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन करने से
फर्मेंटेशन करने से रोकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कैटेकोल्स के साथ मॉलिब्डेनम ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो अब कैटेकोल बैक्टीरिया को नहीं रोक पाएंगे और वो फर्मेंटेशन करेगा, एंड जो फीसेस आएंगी उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन कर रखा है, एंड देन वी विल बी हैविंग अ टर्ड, क्योंकि हम इसको आसानी से रोक नहीं सकते। क्लिनिकल साइंस की बात करें, शूटिंग डायरिया, हेयर में बिकम डीप पिगमेंटेड, जिसकी वजह से स्पेक्टेकल अपीयरेंस भी देखने को मिलती है इन केस ऑफ मॉलिबेडनम पॉइजनिंग। गेट और पोस्चर एबनॉर्मल हो जाता है, हम इसको कहते हैं पेसिंग डिजीज। देन शीप में हमें टिक्का देखने को मिल सकता है। अब इसको हम एंजोटिक अटैक्सिया कहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया, एज वेल एज हम इसको स्वेबैक डिजीज कहते हैं यूके में। अब मॉलिबेडनम की पॉइजनिंग हुई है तो कॉपर सल्फेट दे दो, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है मरकरी पॉइजनिंग। मरकरी जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक मरकरी इज मोर टॉक्सिक देन द इनऑर्गेनिक मरकरी। जो ऑर्गेनिक है उसमें एल्काइल वाला ज्यादा टॉक्सिक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मरकरी। एलिमेंटल में वी आर हैविंग सोनली मरकरी, और जो एलिमेंटल मरकरी होता है वो सिर्फ इनहेल करने से टॉक्सिसिट हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको ओरल दोगे देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द एलिमेंटल मरकरी। सॉल्ट की बात करें तो Hg2+ जो होता है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू Hg+। जनरली हमें ये टॉक्सिसिटी रूमिनेंट्स में देखने को मिलती है। एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो Hg2+ इज मोर सॉल्युबल, तो इसलिए ये मोर टॉक्सिक होता है। मरकरी का शॉर्ट एक्सपोजर होगा तो पल्मोनरी डिजीज देखने को मिलेगी, लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो नर्वस साइन देखने को मिल जाएंगे। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो जनरली ऑर्गेनिक मरकरी जो होता है वो फीसेस में, बाइल में निकलेगा। इनऑर्गेनिक मरकरी हमारा यूरिन में निकलेगा। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कोलिन, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी आएगी एंड मोटार डिसफंक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जहाँ ये जाएगा रीनल एरियाज में जाएगा, जीआईटी एरियाज में जाएगा, वहाँ ये इरिटेंट करेगा और कोरोसिव की तरह एक्ट करेगा। जनरली जब हम इनऑर्गेनिक मरकरी का इंटेक करते हैं तो एक्यूट टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक में क्रॉनिक देखने को मिलती है। तो एक्यूट में क्या होगा, पहले जीआईटी में क्या देखने को मिलेगी, इरिटेशन देखने को मिलेगी, कोरोजन देखने को मिलेगा। देन इसकी वजह से वॉमिशन होगी एज वेल एज डायरिया होगा, जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया होगा एंड यू हैव टू गिव सर्टेन प्लाज्मा एक्सपैंडर ताकि आप इसको ट्रीट कर पाओ। देन कम्स रीनल नेक्रोसिस, क्योंकि किडनी में जाके भी ये कर रहा था। मैन में ये हार्ट कंडीशंस में फिब्रिलेशन कर देगा। इसी के साथ मैन में एक और कंडीशन होती है दैट इज मर्करी टायलिज्म। टायलिज्म से रिजेंबल हो रहा है कि जो जॉ पार्ट है वो पूरा हमारा इन्फेक्ट हो जाएगा। तो जॉ में क्या होगा, गम्स होंगी वो स्वेल कर जाएंगी, टीथ जो होंगे वो लूज हो जाएंगे, जॉ जो होगी उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, एज वेल एज ट्रेमर्स में बी सीन। तो मर्करी टायलिज्म इज सीन इन केस ऑफ मर्करी पॉइजनिंग। इसी के साथ क्रॉनिक पॉइजनिंग हमें ऑर्गेनिक मर्करी खाने से होती है, जिसमें एनिमल्स में जनरली ओपिस्टोथोनस कंडीशन देखने को मिलेगी, एज वेल एज सर्टेन नर्वस साइंस हमें देखने को मिलते हैं। देन इज सर्टेन मिनीमाटा और निगाटा डिजीज। मिनीमाटा और निगाटा डिजीज जापान में हुई थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ मिथाइल मर्करी एंड वो एक्यूमुलेट हो गई थी जाके स्वर्ड फिश में, एंड उसकी कंजम्पशन की वजह से मैन में मर्करी पॉइजनिंग देखी गई थी। ट्रीटमेंट में इसमें आप डाई मरकैपरोल का यूज कर सकते हो। इसका मैकेनिज्म वैसे ही होगा जैसे हमने आर्सेनिक में बात करी थी। देन कम्स फॉस्फोरस पॉइजनिंग।
अब हम सबके रिलेटिवली बात कर रहे हैं, तो फॉस्फोरस नाम आते ही आपको याद आना चाहिए ये स्वाइन में हो रही थी। जनरली हम जब एनिमल को वीट ब्रान खिलाते हैं तो फॉस्फोरस की एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से हॉर्स में हमें ब्रान डिजीज देखने को मिलेगा एंड डॉग में हमें हाइपर फॉस्फेटीनिया देखने को मिलेगा। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज द येलो फॉस्फोरस, जो कि इनऑर्गेनिक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं, इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड इट मे रिजल्ट इन कार्डियक कोलैप्स, हेपेटिक नेक्रोसिस कर देगा एंड फॉस्फोरस में प्रोड्यूस बर्न्स ऑन द स्किन। अब इसके साइंस एक्यूट में अलग है, क्रॉनिक में अलग है। एक्यूट जनरली एनिमल्स में देखी जाती है और क्रॉनिक जनरली ह्यूमंस में देखी जाती है। अब एनिमल की जो ब्रेथ होगी, फॉर एग्जांपल स्वाइन की ब्रेथ है, वॉमिट है, उसमें आपको गार्लिक ओडोर देखने को मिलेगा एंड जो वॉमिट होगी उसमें एक अलग सी चमक ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड। इसी के साथ साथ उसके एनिमल की बॉडी में बर्न्स देखने को मिलेंगे। वहीं ह्यूमन में फॉसी और ल्यूसिफर जॉ, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर फॉसी और द ल्यूसिफर जॉ देखने को मिलेगा, जिसमें हमें उसकी मैंडिबल की नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। जनरली इन केस ऑफ पोस्टमार्टम जॉन्डिस देखने को मिलता है क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी हो चुकी है, एज वेल एज ब्लड हमें टेरी रेड कलर का देखने को मिलता है। टेरी रेड नहीं, टेरी रेड ब्लैक देखने को हमें मिलेगा ब्लड। इसके ट्रीटमेंट में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आप बस सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हो। देन कम्स द सॉल्ट पॉइजनिंग। सॉल्ट पॉइजनिंग का एक और अच्छा नाम है वाटर डेप्राइवेशन इंड्यूस सोडियम क्लोराइड टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये तभी होगा जब वाटर की डेप्रिवेशन होगी। अगर एडलिब होगा, देयर विल बी नो टॉक्सिसिटी। समर में ज्यादा होगा क्योंकि समर में बॉडी ज्यादा वाटर डेप्राइव्ड हो सकती है। सॉल्ट पॉइजनिंग जनरली पिग्स में देखा जाता है और पोल्ट्री में देखा जाता है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लड से सीएसएफ में वो जाएगा थ्रू पैसिव फ्लो, सीएसएफ से ब्लड में वापस आएगा थ्रू एन एक्टिव फ्लो। अब ये जो सॉल्ट का एक्सेस हो गया है, सोडियम आयन एक्सेस हो गया है, उन्होंने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब सीएसएफ में ही हमारा सोडियम आके रह गया है। अब सीएसएफ में सोडियम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उसने ब्लड वेसल, मेनिंजेस, इन सब को उसने वहां पे श्रिंक कर लिया। अब उसके श्रिंक करने की वजह से क्या होगा, वहां पे इडीमा लाइक कंडीशन बन जाएगी, पानी वहां से बाहर निकल के आ जाएगा। इडीमा हो गया तो ब्रेन में हमारा हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन आएगी एंड क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा। इसके बाद सर्टेन क्रॉनिक केसेस में कैटल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो अपने हाइंड फीट को ड्रैग कर रही है या फिर नकलिंग हो रही है फेटलॉक की। किसमें? कैटल में। पोस्टमार्टम लीजन हार्ट में क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोपेरिकार्डियम। गट में देखने को मिलेगा कि गट का जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसमें पिन पॉइंट हेमरेज आ गई है, पिन पॉइंट हेमरेज। ब्रेन में इओसिनोफिलिक मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस इज सीन। इसके ट्रीटमेंट में आपको पानी नहीं देना है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि इडीमा हो रखा है, सोडियम दो मतलब पानी दोगे तो वो जाके ब्रेन में ही जाएगा। आपको डायूरेटिक्स भी नहीं देने हैं। यू कैन डू इज आईपी लगा दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का या फिर नॉर्मोक्रोमिक सॉल्यूशन का, दैट इज आइसोटोनिक का, 2 to 3 days के लिए। देन कम्स द फ्लोरीन पॉइजनिंग। फ्लोरीन पॉइजनिंग की बात आई तो फ्लोरीन जो होता है उसका नॉर्मल फीड ग्रेड होता है 1 part ऑफ फ्लोरीन शुड बी प्रेजेंट इन 100 part ऑफ फॉस्फेट।
जनरली जो फ्लोरीन होता है वो बोरवेल डग डीप से मिलता है, मतलब जो डग डीप बोरवेल होते हैं उनका ये मेजर सोर्स है फ्लोरीन का। जनरली ये हमारी लीव्स में देखने को मिलेगा, स्टेम में देखने को मिलेगा। फ्लोरीन काव्स में देखने को मिलता है कैटल के, एंड पोल्ट्री जो होती है वो इसके लिए रेजिस्टेंट के अराउंड ही होती है। अब हम बात करें इसके एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये जनरली कैल्सिफाइड टिश्यू में जाके बैठ जाता है, बी इट टीथ और बी इट बोन। बोन में ये हाइड्रोक्सी एपेटाइटिस जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो जीआईटी में फ्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जीआईटी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये आयरन बैलेंस डिसबैलेंस कॉज करता है बिकॉज ऑफ चिलेशन एज वेल एज पंप को डैमेज करके। एज वेल एज हम जनरली फ्लोरीन को हम यूज करते हैं इन द glucose studies. Why? Because it inhibits the pre-glycolytic enzymes as well as the phosphatase enzyme. और it is an anticoagulant because ये कैल्शियम को चिलेट करता है और वो बना देता है कैल्शियम फ्लोराइड को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। नाउ कम्स द क्रॉनिक। तो एक्यूट में आपको कोई भी टीथ और बोन से रिलेटेड डैमेज नहीं देखने को मिला, क्रॉनिक में देखने को मिलेगा। क्रॉनिक में फ्लोरीन के डिजीज को हम कहते हैं फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस, ऑस्टियोफ्लोरोसिस। इसमें वी आर हैविंग द अमीलोब्लास्ट और द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। इसमें वी आर हैविंग द ऑस्टियोब्लास्ट और द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। एज क्या होती है, डेंटल फ्लोरोसिस जनरली यंग में देखने को मिलती है। ये हमें यंग में भी देखने को मिलेगा, ऑस्टियो वाला एडल्ट में भी देखने को मिलेगा। डैमेज क्या होगा, डेंटल फ्लोरोसिस, अमीलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट ने मैट्रिक्स अच्छी से नहीं बनाई, तो जो ऑर्गेनिक मैटर था वो दांतों में फंस जाएगा, जिसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो ब्लैकनिंग देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ब्लैकनिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं बोन की बात करूँ तो हमें स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, एज वेल एज एग्जॉस्टोसिस देखने को मिलेगा और ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। बोन जो होगी वो चौकी देखने को मिलती है, चौकी देखने को मिलती है एट द पोस्टमार्टम टाइम। फ्लोरीन के ट्रीटमेंट के लिए आप दे सकते हो फ्लोरीन एलिवेटर्स, फ्लोरीन एलिवेटर्स जिसमें एल्यूमिनियम होता है। देन कम्स द सेलेनियम टॉक्सिसिटी। अब सेलेनियम की बात आई तो इसको हम सेलेनोसिस भी कहते हैं। सेलेनियम टॉक्सिसिटी को और कौन से नामों से जाना जाता है, ब्लाइंड स्टैगर, एल्कलाइन डिजीज और द डॉग म्यूरैन। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनोसेलेनियम, जब ये किसी अमीनो एसिड से कंबाइन कर जाएगा एंड इट इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। देन इज सेलेनाइट +4 विच इज इक्वली टॉक्सिक टू सेलेनेट दैट इज इन द +6 फॉर्म। फिर उससे कम सेलेनाइड आता है एंड देन सबसे कम टॉक्सिक इज द एलिमेंटल फॉर्म। कंसंट्रेशन की बात करें तो जब खाने में, अगर हम बात करें फूड में, इसकी कंसंट्रेशन 5 ppm से ज़्यादा हो गई तब ये टॉक्सिक है। वहीं अगर मिल्क और वाटर की बात करें तो 0.5 ppm से ज़्यादा हो गई तो ये टॉक्सिक है। जब लो रेनफॉल एरिया होता है तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो होती हैं, जो सॉल्यूबल फॉर्म्स होती हैं, वो टॉप सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो ड्रेन नहीं होती हैं, तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। जनरली इसके जो सोर्स हैं वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स कैन बी ऑब्लिगेट एक्यूमुलेटर और द इंडिकेटर प्लांट और द फैकल्टेटिव सेकेंडरी सेलेनियम एब्जॉर्बर। ऑब्लिगेट का काम क्या है, वो सेलेनियम चाहिए उसको उसकी ग्रोथ के लिए, एंड फैकल्टेटिव को वो ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए। सेलेनियम की प्रेजेंस ऑब्लिगेट में होती है 100 से 1500 ppm तक। वहीं जो फैकल्टेटिव एक्यूमुलेटर्स होते हैं उसमें से 25 से 100 ppm तक इसका सोर्स होता है। ऑब्लिगेट वाला दे आर नॉट पैलेटेबल, तो
एनिमल उसको खाएगा ही नहीं, तो उससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होती है। फैकल्टेटिव खा लेगा, उससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है ऑब्लिगेट में एस्ट्रागैलस स्पीशीज। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। एस्ट्रागैलस, स्टैनलिया, एस्ट्रागैलस हो गया, स्टैनलिया हो गया, उनोप्सिस हो गया, एज वेल एज जाइलोरहिजा हो गया। देन फैकल्टेटिव में आप कोई भी दो नाम याद कर सकते हो, बी इट एस्टर और बी इट अकेशिया। अब इसके बाद अगर मैं सेलेनियम के एब्जॉर्प्शन मतलब काइनेटिक्स की बात करूं तो गट से वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा, देन वो लीवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, लिवर किडनी से वो ब्रेन में भी जा सकता है, एंड वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। एंड जब वो टिश्यू में स्टोर होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ सेलेनाइड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ +4 आयन। अब वो कैसे काम करेगा? जनरली वो काम करता है, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है दैट इज सिस्टीन और मेथियोनीन, वहां से वो क्या करेगा, सल्फर को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से जनरली हूफ, हेयर, नेल में हमें डैमेज देखने को मिलता है। दूसरा फॉर्म होता है एटीपी की डिप्लीशन। कैसे हो जाएगी? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से एटीपी नहीं बन पाएगा, उसकी डिप्लीशन हो जाएगी। देन अगर हम साइंस की बात करें तो एक्यूट साइन में आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज रूटेड टू वन स्पॉट। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेलेनियम पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। एक्यूट केसेस में दे आर ओनली रूटेड टू अ सिंगल स्पॉट, एक जगह जाकर खड़ा हो जाएगा। देन सब एक्यूट सेलेनियम को हम कहते हैं ब्लाइंड स्टैगर। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 फेजेस में देखने को मिलता है। देन क्रॉनिक जो सेलेनियम की टॉक्सिसिटी होती है उसको हम कहते हैं एल्कलाइन डिजीज। इसमें हमने पढ़ा हूफ, हेयर और ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलेगी। जो हॉर्स होती है उसकी जो मेन होती है वो जनरली कैसे हो जाती है? बॉब टेल लाइक और रोस्ट मेन अपीयरेंस। देन कम्स कैटल। कैटल में जो हूव्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? रॉकर शेप्ड हूव्स। इसका मतलब क्या है? जो हूव्स होंगे वो जूते जैसे देखने को मिल जाएंगे। पिगलेट्स जो होंगे वो डेड मिलेंगे, चिक्स जो होंगे वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम एसिटाइल सिस्टीन देते हैं इन केस ऑफ सेलेनियम। वहीं सब एक्यूट और क्रॉनिक में हम देते हैं आर्सेनिलिक एसिड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ सेलेनियम पॉइजनिंग, क्योंकि वो किडनी के डैमेज को वर्सन कर देता है। एज वेल एज आपको विटामिन ई भी नहीं देना है, वो भी सेलेनियम की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा। लास्ट मेटालिक टॉक्सिसिटी आती है नाइट्रेट और नाइट्राइट टॉक्सिसिटी। जनरली अगर आप नाइट्रेट खाओगे तो वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा इन द रूमेन, और जो नाइट्राइट है वो 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक है एज कंपेयर टू नाइट्रेट। देन वो रूमेन में अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, जो कि माइक्रोबियल प्रोटीन बना लेगा। जो एक्सेस होगा वो ब्लड में जाएगा और वो एक्चुअली टॉक्सिक होगा। तो नाइट्रेट नाइट्राइट पॉइजनिंग जनरली 2,4-D हर्बिसाइड की वजह से हो सकती है, सोरगम प्लांट की वजह से हो सकती है, जो कि सोरगम प्लांट के रूट में कंसंट्रेट होता है हमारा नाइट्रेट नाइट्राइट आयन। अब नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव और नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। जनरली जो शीप होती है वो एक कन्वर्जन को मोर प्रोफिशिएंटली करती है, तो शीप में ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को जाती है। पिग और हॉर्स में रूमेन ही नहीं होता तो इसमें नहीं होता, तो दे आर लेस ससेप्टेबल टू इट। बट अगर वो डायरेक्टली नाइट्राइट खा लेंगे तो पिग में सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अब जनरली क्या होगा, नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी हो गई है, अगर मैं उसकी काइनेटिक्स की बात करूं तो वो आएगा आरबीसी में एंटर करेगा एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड में, क्लोराइड बाहर जाएगा, नाइट्राइट अंदर आएगा, हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन Fe2+ से Fe3+ बना लेगा। देन वो खुद को किस में रिड्यूस कर देगा? नाइट्रेट में रिड्यूस कर देगा। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं, अगर आपने नाइट्राइट खाया है तो नाइट्राइट क्या करेगा? नाइट्राइट
अपने आप को रिड्यूस करके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऑक्सीडेशन कराएगा हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट फेरस आयन की और उनको बना देगा वो फेरिक आयन इन द मेट हीमोग्लोबिन। अब इसको मीट करने के लिए हमारी बॉडी में एक कॉम्बैट मैकेनिज्म है जिसको हम डाईफोरेज मैकेनिज्म कहते हैं। डाईफोरेज 1 एंड डाईफोरेज 2 इज देयर दैट वर्क ऑन द NAD, NADPH and as well as NADH mechanism। तो वो NADPH और NADH को कन्वर्ट कर देता है NAD और NADP में एंड डाईफोरेज ऐसे हमारा काम कर देता है। देन कम नाइट्रेट। नाइट्रेट की जो पॉइजनिंग है वो मोस्ट कॉमनली हमारे कॉमन सॉल्ट को रिजेंबल करती है। देन इन केस ऑफ क्लिनिकल साइन जो ब्लड होगा उसमें हमें कैसा देखने को मिलेगा, डार्क चॉकलेटी ब्लड ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मेट हीमोग्लोबिन आ गया है तो ये कॉपर से थोड़ा सा सिमिलर हो रहा है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, चॉकलेट चॉकोलेट या फिर ब्राउन कलर का ब्लड देखने को मिलेगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम मिथाइलिन ब्लू देते हैं। मिथाइलिन ब्लू इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो मिथाइलिन ब्लू इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो खुद रिड्यूस हो जाता है ल्यूकोमिथाइलिन में एंड ल्यूकोमिथाइलिन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा, वो Fe2+ है और यहाँ पे Fe3+, इसमें Fe3+ है और इसमें Fe2+ है, तो वो क्या करेगा, मेट हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देगा टू द Me2+। तो हमने दिया मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो ना उसने NADPH के मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को रिड्यूस कर दिया टू द ल्यूकोमिथाइलिन। अब ल्यूकोमिथाइलिन बना, दैट वाज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिसने क्या किया, मिथाइल हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर दिया हीमोग्लोबिन में वापस। सो दैट वाज अ गुड थिंग एज वेल एज ये हमारा डायफोरेज को भी 1 एंड 2 को एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ साथ हम ट्रीटमेंट में दे सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को भी। सो दैट वाज ऑल अबाउट all the metallic toxicities.